कभी सोचा है कि भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा होने से पहले यहां क्या था? जवाब है 16 शक्तिशाली राज्य। चलिए आज इन्हीं महाजनपदों की कहानी में गोता लगाते हैं जिन्होंने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पर देखे, इतना बड़ा साम्राज्य कोई रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता, है ना? तो सवाल ये उठता है कि भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव आखिर आई कहां से? इसका जवाब हमें ले जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये महाजनपद थे क्या। महाजनपद, इस शब्द को अगर तोड़ें तो बनता है महा यानी महान, और जनपद मतलब राज्य। तो सीधा सा मतलब हुआ महान राज्य। ये असल में उत्तर वैदिक काल के छोटे छोटे कबीलाई राज्यों से ही विकसित हुए बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटे गांवों से बड़े शहरों में बदलने जैसा था। और ये सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं थे, बल्कि उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस्ड भी थे। सोचकर देखिए, इनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, किलों से घिरी हुई मजबूत राजधानियां थीं, अपनी परमानेंट सेनाएं थीं, और इन्होंने एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम भी बना लिया था। असल में ये वही दौर था जब व्यापार और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि महाजनपद क्या थे, पर ये शक्तिशाली राज्य कब और कहाँ मौजूद थे? चलिए जरा इनके समय और फैलाव पर एक नजर डालते हैं। ये दौर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, और ये कोई मामूली समय नहीं था। ये भारतीय इतिहास में एक तरह की क्रांति का समय था। एक तरफ जहां ये बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महान विचारक समाज को एक नई राह दिखा रहे थे। और जरा इनके फैलाव का अंदाजा लगाइए। ये आज के अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक, और ऊपर हिमालय की तराई से लेकर नीचे दक्षिण में गोदावरी नदी तक के एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। अब एक और मजेदार बात जो इस दौर को और भी दिलचस्प बनाती है, वो है इनकी शासन प्रणाली। मतलब ये सभी राज्य एक ही तरह से नहीं चलाए जाते थे। यहां दो तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थे राजतंत्र, जैसे कि मगध और कोसल। यहां सीधा साधा हिसाब था, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। और वहीं दूसरी तरफ वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य भी थे, जिन्हें आप उस जमाने का रिपब्लिक समझ सकते हैं, जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि कई प्रमुखों की एक सभा मिलकर चलाती थी। तो इन सब राज्यों के बीच ना एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था सत्ता के लिए। पर सवाल यह है कि इनमें से बाजी कौन मार गया, सबसे शक्तिशाली बनकर कौन उभरा? पुराने बौद्ध ग्रंथ जैसे कि अंगुत्तर निकाय हमें बताते हैं कि उस वक्त ऐसे कुल 16 महाजनपद थे जो एक दूसरे पर हावी होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। इनमें से एक था काशी, जो आज के बनारस के पास था। ये अपनी दौलत, शानदार सूती कपड़ों और घोड़ों के व्यापार के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसकी समृद्धि ही इसकी असली ताकत थी। फिर आता था कोसल, एक और बड़ा और ताकतवर राज्य। इनकी सेना बहुत मजबूत थी, और इनकी काशी से मतलब हमेशा तनातनी चलती रहती थी, जिसे बाद में इन्होंने जीत भी लिया था। इसी तरह सेंट्रल इंडिया में अवंती का अपना रुतबा था। इसकी असली ताकत थी लोहा। इनके पास लोहे के बड़े भंडार थे, और ये बेहतरीन हथियार बनाने के लिए जाने जाते थे, जो इन्हें एक बड़ी मिलिट्री पावर बनाता था। काशी, कोसल, अवंती, ये सब उस समय के सुपर पावर थे। लेकिन एक राज्य था जो धीरे धीरे इन सबको पीछे छोड़ता चला गया, और वो था मगध। इसकी कामयाबी के पीछे कई वजहें थीं। गंगा के किनारे की उपजाऊ जमीन, लोहे के भंडार, और बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा। तो आखिर ये सब क्यों जरूरी है? मतलब इन महाजनपदों का और खासकर मगध के आगे बढ़ने का हमारे इतिहास के लिए क्या मतलब है? ये आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? पर इससे पहले कि हम इसका महत्व जानें, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये सारी जानकारी आई कहाँ से। हमें इन महाजनपदों के बारे में बौद्ध और जैन ग्रंथों, पुराणों और खुदाई से मिले सबूतों से पता चलता है। और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन सोर्सेज के नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। और यही है सबसे बड़ा पॉइंट। जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब यही है। इन्हीं महाजनपदों ने, और खास तौर पर मगध ने, भारत के पहले विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मगध ने जब बाकी राज्यों को एक किया, तो वही एक अखंड भारत की सोच का पहला कदम था। तो बस इसीलिए
जो भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों का उदय और मगध का विस्तार समझना एक तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास की चाबी हाथ में आने जैसा है।